नमस्कार। तो आपको बताया कि पेपर 1 में जो है वो 30 नंबर के नेशनल इंटरनेशनल अफेयर जो है वो पूछे जाएंगे। ये जो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर पूछे जाएंगे ये 15 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के पूछे जाएंगे। और पेपर 1 का जो है ये सिलेबस है। तो हमने इसके लिए ही जो है एक सीरीज चला के रखी है जिसको हमने अभ्यास सीरीज का नाम जो है वो दे रखा है। ये अभ्यास सीरीज बहुत पहले से चली है, यानी कि जनवरी से लेकर अब तक के करंट अफेयर इसमें कवर हो चुके हैं। सितंबर भी कवर हो चुका है। आज अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट की डिस्कशन जो है हम स्टार्ट करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं अक्टूबर महीने के वो आने वाली सीरीज में कवर हो जाएंगे। कुछ आज हो जाएंगे, 1-2 सीरीज इसके बाद आएंगे अक्टूबर की। तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से इस सीरीज से मिलने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो हमारा शेड्यूल है पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का। जिन्होंने जो है वो सब्सक्राइब कर रखा है हमारा पीजीटी का शेड्यूल, उनको जो है वो टेस्ट सीरीज मिल गई होगी। अगर आप अभी जो है वो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज को जो है वो बाय करते हैं तो अभी ही जो है वो आपको आज जो टेस्ट है वो भी मिल जाएगा, पिछले जो टेस्ट हुए हैं 1-2 टेस्ट वो भी मिल जाएंगे, और अगले आने वाले टेस्ट जो हैं उनका शेड्यूल भी मिल जाएगा। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपको यहाँ से फिर मिलने वाली है अगर आप जो है वो एज पर शेड्यूल तैयारी करते हैं। तो अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमें मेल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहां से भी अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी लिंक दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए अब क्या बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ मिशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन फ्रॉम इजराइल। तो बोलते हैं अभी इजराइल का हमें जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, हमास इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। तो उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया के जो भी सिटीजन वहां पर थे ना उनको इवैक्यूएट करने की कोशिश की गई कि उनको वहां से निकाला जाए कैसे भी करके। तो उसके लिए भारत ने एक मिशन जो था वो चलाया। इस मिशन को क्या नाम दिया गया? इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन अजय मिशन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ऑपरेशन अजय इसको नाम दिया गया। देखो इंडिया ना ये पहली दफा नहीं है कोई कि इंडिया इस तरह से मिशन जो है वो चला रहा है। इंडिया पहले भी जो है वो मिशन चलाता रहा है। जैसे जब रशिया और यूक्रेन का वार हुआ था तो यूक्रेन में बहुत सारे बच्चे फंस गए थे, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा जो था वो चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा जो था वो उनको वहां से निकालने के लिए चलाया गया था। आपको पता है कि जब कोविड-19 आया था तब भी जो था वो इंडिया के द्वारा जो था वो मिशन चलाया गया था। तो कोविड-19 के दौरान जो बाहर की कंट्रीज में लोग फंसे थे तो उस दौरान इंडिया ने ना वंदे भारत मिशन जो था वो चलाया था। वंदे भारत मिशन चलाया गया था ताकि इंडिया के जो बाहर लोग फंसे हैं उनको जो है वहां से निकाला जा सके। इससे पहले भी बहुत सारे मिशन चलते रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। जो लेटेस्ट वन है हमारे पास वो तो एक रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था। अभी जो इजराइल का हुआ वो हमने देख लिया। इजराइल के अभी हम और भी क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। टेस्ट सीरीज में और भी क्वेश्चन इसके कवर किए गए हैं, डेफिनेटली आपको वहां से भी हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद इजराइल। तो इजराइल के साथ जो है वो क्या हुआ, अभी वॉर हुआ। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा देश जो है वो कौन से देशों का इनमें से समूह ऐसा है जो इजराइल के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। देखो इजराइल के साथ लेबनान कंट्री जो है वो बाउंड्री शेयर करती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब देखो ये सिप्रस हो गया, टर्की हो गया, यमन हो गया, ये बाउंड्री शेयर नहीं करते। हम पहले जानेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज इजराइल के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। देखो इजराइल 4 कंट्रीज के साथ जो है मेजर रूप से बाउंड्री शेयर करता है। लेबनान के साथ नॉर्थ में बाउंड्री शेयर करता है, सीरिया के साथ नॉर्थ ईस्ट में बाउंड्री शेयर करता है, जॉर्डन के साथ जो है वो ईस्ट में बाउंड्री शेयर करता है, इजिप्ट के साथ जो है वो साउथ वेस्ट में बाउंड्री शेयर करता है। अभी जॉर्डन कंट्री के द्वारा ना एक रेजोल्यूशन भी लाया गया था यूनाइटेड नेशन में, तो वहां पर वोटिंग करनी थी। जो भी यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज हैं उन सभी को वोटिंग करनी थी। तो इंडिया ने ना एक न्यूट्रल, जैसा कि इंडिया का रुख रहा था रशिया यूक्रेन के वॉर के दौरान यूनाइटेड नेशन में, वैसा ही इंडिया ने यहाँ पर भी रुख रखा अपना। इंडिया ने अब्सटेन किया वोटिंग को, मतलब इंडिया ने वोटिंग में पार्ट नहीं लिया। ये जॉर्डन के द्वारा जो था वो रेजोल्यूशन लाया गया था। तो जॉर्डन कंट्री आपने ध्यान रखना है इजराइल के ईस्ट में है। और अगर हम इन कंट्रीज की कैपिटल की भी बात कर लेते हैं, हो सकता है कैपिटल पूछ ली जाए मैच करने को, क्योंकि कई बार एग्जामिनर बड़ा शार्प होता है, वो कहीं ना कहीं से कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। हम कहते हैं ना कि पेपर टफ आया था, वो पेपर ऐसे ही टफ आता है कि इस तरह के क्वेश्चन ना कहीं से लिंक कर देता है एग्जामिनर। तो हम हमारी कंट्री की कैपिटल देखेंगे। लेबनान कंट्री यहाँ पर दी गई है। लेबनान कंट्री की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है? इसकी कैपिटल जो है बेरेट में स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है, BEIRUT, यहाँ पर इसकी कैपिटल स्थित है। अगर हम बात करते हैं सीरिया की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, तो डेमेस्कस में जो है वो सीरिया की कैपिटल स्थित है। यहाँ पर तो क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है सीरिया की कैपिटल के बारे में कि सीरिया की जो राजधानी है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है। अच्छा, सीरिया की कैपिटल आपको पता चल गई, हमने पहले भी शायद डिस्कस की है ये कि सीरिया की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है। देखो सीरिया की कैपिटल आपने डेमेस्कस जो है वो ध्यान रखनी है कि डेमेस्कस में जो है वो इसकी कैपिटल जो है वो स्थित है। अगर हम बात करते हैं जॉर्डन की कि जॉर्डन की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में स्थित है। AMMAN, अम्मान में जो है वो इसकी कैपिटल स्थित है। और जॉर्डन की करेंसी क्या है? जॉर्डन की करेंसी जो है वो जॉर्डन दिनार है, ये आपने ध्यान रखना है। इजिप्ट की अगर हम बात करते हैं तो इजिप्ट की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है? इजिप्ट की देखो, इजिप्ट के प्रेसिडेंट यहाँ से जो अब्दुल फतेह अल सीसी है ना, वो भी जो था वो
रिपब्लिक डे पर जो था वो यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में जो था वो आए थे। तो इजिप्ट की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? तो इजिप्ट की कैपिटल होगी कायरो में। कायरो, अपने ध्यान रखना है कि कायरो में जो है वो इजिप्ट की कैपिटल स्थित है। इनकी कैपिटल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं कभी नहीं छोड़ता कैपिटल रिवाइज कराने से, ऐसे ही क्योंकि याद होंगी आपको ये। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली मोहम्मद मुइज इज इलेक्टेड एज न्यू मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। हमने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है उत्तीर्ण सीरीज में हमने पढ़ा था, परंतु वहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ और था। वहाँ पर ये था कि मालदीव्स के अभी हाल फिलहाल में जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर कौन चुने गए हैं। तो ये मोहम्मद मुइज जो है वो चुने गए हैं, मालदीव्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो मालदीव्स के जो है वो नए ये क्या चुने गए हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है वो चुने गए हैं। अब आपने ये ध्यान रखना है यहाँ से कि मालदीव्स की कैपिटल कहाँ पर है, यहाँ पर भी कैपिटल आ गया। मेल जो है वो इसकी कैपिटल है मेनली। इजराइल ना, अगर हम इजराइल की भी तो बात कर रहे हैं तो इजराइल की कैपिटल या फिर लार्जेस्ट सिटी यहाँ जेरूसलम जो है वो यहाँ की कैपिटल है इजराइल की, तो इजराइल की कैपिटल ध्यान रखनी है। इजराइल के जो प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर है ना वो है बेंजामिन नेतन्याहू, उनका नाम भी ध्यान रखना है। तो इजराइल के क्वेश्चंस भी साथ में हमने कवर कर लिए। बात हम वैसे मालदीव्स की जो था वो कर रहे थे। मालदीव्स के हमने नए प्राइम मिनिस्टर जो था वो जान लिए कि कौन सा, मालदीव्स की कैपिटल हमने जान ली। और तो ठीक है, इतना ही यहाँ से जानते हैं क्योंकि आगे अभी हमारे और भी कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ वुमेन बाइकर्स ऑफ सीआरएफ इज ऑर्गेनाइजिंग अ क्रॉस कंट्री बाइक एक्सपेडिशन। तो बोलते हैं कि सीआरएफ की महिला बाइकर्स के उस समूह का क्या नाम है जो एक क्रॉस कंट्री बाइक अभियान जो है वो चला रहा है। तो इसका नाम है, क्या नाम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, यशस्विनी जो है वो उसका नाम है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि यशस्विनी जो है वो महिलाओं का एक बाइकर्स जो है वो ग्रुप है, ये किसका है? तो ये सीआरपीएफ का है। वहां पर अलग अलग ऑप्शंस आपके पास दे दिए जाएंगे। देखो ये क्या चीजें संदेश देती हैं, ये यही संदेश देती हैं कि हमारी इंडिया जो है ना, इंडिया में नारी शक्ति जो है वो बढ़ रही है, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। तो यशस्विनी बाइक एक्सपेडिशन ये वुमेन का बाइकर्स ग्रुप है। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म जान लीजिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर जो है ये पॉसिबल कर रहे हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ जो है ये कर रहे हैं इसको कंप्लीट अपने मिशन को। तो यशस्विनी सीआरपीएफ की फुल फॉर्म, यहाँ से जो मिनिस्ट्री इसके साथ कोलैब कर रही है वो भी आपने ध्यान रखनी है। ये बड़ी बेसिक चीजें यहाँ से क्लियर हो गई। आगे बोलते हैं ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स जो है वो बोलते हैं ये किस कंट्री से जो है वो संबंधित है, किस देश से जो है ये जुड़ा हुआ है। तो आयरन स्वॉर्ड्स अभी चर्चा में था, ये इजराइल के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी सही आंसर है। देखो आपको पता होना चाहिए कि जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया ना, तो हमास का जो एक सरप्राइजिंग अटैक था, इजराइल की सारी जितनी भी इजराइल की खुफिया एजेंसी थी ना वो सारी फेल हो गई इस अटैक को एनालाइज करने में, कि पहले प्रिडिक्ट करने में कि ऐसा अटैक भी जो है वो हमास कर सकता है। उनके द्वारा जो अटैक किया गया ना वो इतना किया गया कि उनके द्वारा हजारों मिसाइलें ना एक साथ दागी गई, और मिसाइलों के अलावा उनके जो कमांडोज थे ना वो पैरासूट की मदद से जो था वो इजराइल में आकर लैंड हो गए, तब भी उन्होंने वैसे वैसे अटैक किया। तो मतलब अटैक बहुत ही खतरनाक था, जितना सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा खतरनाक ये अटैक था। तो इसी के बदले में जो था वो इजराइल के द्वारा एक मिशन चलाया गया जिसको इजराइल ने नाम दिया आयरन स्वॉर्ड मिशन। तो वो पता नहीं आपने पहले सुना होगा कि नहीं सुना होगा, परंतु कहते हैं ना कि इजराइल के जो मतलब हर एक यहाँ का नागरिक है ना उसको ट्रेन किया जाता है आर्मी के लिए, और कहते हैं कि इजराइल ना अगर उनका कोई एक भी यानी कि उनका व्यक्ति, उनका नागरिक जो है वो किसी कंट्री में मारा जाता है ना किसी के द्वारा, तो इजराइल पूरी तरह से जो है वो उसका बदला लेता है। तो इजराइल के ऊपर इतना बड़ा अटैक जो था वो हमास के द्वारा कर दिया गया। तो सोचो आपकी इजराइल किस तरह से जो है वो बदला लेने की कोशिश अब करेगा। परंतु बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर, अभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को नहीं रिलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे बेटर है कि बोलते हैं अगले क्वेश्चन है रिसेंटली हु वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ब्रो कहा गया, BRO कहा गया जिसको। ये जो BRO है इसके नए डायरेक्टर जनरल जो है वो बनाए गए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो गए। वो कौन बनाए गए हैं BRO के नए डायरेक्टर जनरल? ये बनाए गए हैं रघु श्रीनिवासन। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, ये बनाए गए हैं, और ये 28th डायरेक्टर जनरल जो है वो बने हैं BRO के। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम BRO की बात करते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो BRO है ना, आपने इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो हम प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना उनको कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में वो क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको हेल्प मिल सके। BRO की स्थापना जो था वो कब की गई थी? 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो फाउंडर थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो था वो फाउंडर प्राइम मिनिस्टर उस टाइम हुआ करते थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में जो है वो स्थित है। क्या काम होता है इसका काम होता है मेंटेनेंस करना, रोड बनाना, कंस्ट्रक्शन वर्क करना। कहाँ पर? जो भी बॉर्डर एरिया है इंडिया के
वहाँ पर ये कहाँ कहाँ पर काम करता है, आपने देखा होगा कि हिमाचल में कई जगह ये काम करता है, जैसे कि हमारा लद्दाख के साथ लगता हुआ हमारा लाहौल स्पीति रीजन हो गया, रोहतांग रीजन हो गया, हमारा जो किन्नौर साइड का रीजन है उसको भी ये मेंटेन करता है। तो बहुत सारे नेशनल हाईवे हमारे ऐसे हैं जो BRO के द्वारा भी मेंटेन किए जाते हैं, चाहे वो मनाली साइड हम बात कर लें, चाहे रोहतांग टनल की बात कर लें। तो BRO हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1960 न्यू दिल्ली, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। और हाई कोर्ट की अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना तो BRO का पूरा नाम भी पता होना चाहिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से पता होना चाहिए। कई बार ऑप्शन ना मिलती जुलती देती जाती हैं तो कन्फ्यूजन भी हो जाता है, और इस तरह के क्वेश्चन हाई कोर्ट में पहले देखे गए हैं। यहाँ से अगर मैं कुछ अच्छा रिवाइज कराना चाहूँ आपको तो RBI के नए गवर्नर, RBI के नए तो क्या मतलब RBI के जो गवर्नर हैं उनको हम रिवाइज कर लेंगे कि RBI के गवर्नर जो है वो कौन है। तो शक्तिकांता दास जो है वो RBI के गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम में, ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि इसरो के चीफ कौन है, तो इसरो के चीफ चेयरमैन इनके चीफ उनके कौन है, तो इसरो के जो चेयरमैन है वो है S सोमनाथ, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आप कह लीजिए कौन है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है वो चीफ जस्टिस है, ये भी ध्यान रखना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सारे क्वेश्चन ना कभी पुराने हो ही नहीं सकते, ये कहीं पर भी कैसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है। ये तो क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुका है इसी सीरीज में, पिछले महीने भी चर्चा में आया था। बोलते हैं हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2023। तो बोलते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो दिया गया है वो किसको जो है वो दिया गया है अभी हाल फिलहाल में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो दिया गया है किसको, वाहिदा रहमान को। वाहिदा रहमान एक्ट्रेस है, इनको जो है वो दिया गया है, अभी दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस अवार्ड को सबसे पहली बार कब दिया गया था, 1969 में जो था वो दिया गया था। अभी लेटेस्ट ये अवार्ड किसको दिया गया है, वाहिदा रहमान को जो है वो दिया गया है। इससे पहले ये अवार्ड किसको दिया गया था, मतलब इससे पहले या फिर इस सबसे पहली रेसिपिएंट भी पता होनी चाहिए। तो देविका रानी जो था वो एक्ट्रेस थी, इनको जो था वो सबसे पहले दिया गया था 1969 में। अभी लेटेस्ट इनसे पहले कौन था, वाहिदा रहमान से पहले कौन था, वो भी उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो वो इंडिया के एक महान एक्टर हैं, और उनका नाम क्या है, उनका नाम आपने ध्यान रखना है कि आशा पारेख जो है वो इनका नाम है, 2020 में इनको दिया गया था। हिंदी फिल्मों में ये काम करते हैं, तो आशा पारेख का नाम आपने ध्यान रखना है। उससे पहले रजनीकांत को दिया जा चुका है, और उससे पहले जो है वो अमिताभ बच्चन को जो है वो दिया जा चुका है। 2018 में अमिताभ बच्चन को दिया गया था, 2019 में जो था वो रजनीकांत को दिया गया था, 2020 में जो था वो आशा पारेख को दिया गया था, और 2021 का अवार्ड जो है वो दिया गया है किसको, वाहिदा रहमान को, और दिया 2023 में गया है। और 69 नंबर का जो था वो नेशनल फिल्म अकेडमी अवार्ड था, तो ये आपने ध्यान रखना है, परंतु ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 1969 देविका रानी, और लेटेस्ट किसको दिया गया है, इनसे पहले के भी याद रहते हैं, वो भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इंडियाज मेंस हॉकी टीम बीट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू विन गोल्ड मेडल। तो बोलते हैं कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है इसने जो है निम्नलिखित में से किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। कहाँ पर, एशियन गेम्स यहाँ पर मेंशन करना रह गया है। एशियन गेम्स में यहाँ पर अभी मेंशन कर देता हूँ। एशियन गेम्स में जो है वो अभी आपने ध्यान रखना है कि इंडिया ने 107 मेडल जो था वो जीत कर लाए। आज हम एशियन गेम्स को पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस क्वेश्चन से, तो कोई भी क्वेश्चन आपका अनटच नहीं रह जाएगा। एशियन गेम्स में इंडिया की जो हॉकी टीम थी ना, वो क्या गोल्ड मेडल जीत कर लाई। तो किसको हराया इन्होंने, जापान को इन्होंने हराया और गोल्ड मेडल जीता। ऑप्शन बी सही आंसर है, ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा सकता है कि इंडिया की हॉकी टीम ने जो है कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल जो है वो उन्होंने जीता है। किसको हराया है, जापान को जो है वो बीट किया है। टोटल कितने गोल्ड मेडल इंडिया जीत कर लाया है, 107 गोल्ड मेडल जीत कर लाया है। इंडिया की जो मेंस की जो कबड्डी टीम गई थी वो भी गोल्ड मेडल जीत के लाई है। वुमेन्स की जो कबड्डी टीम गई थी वो भी गोल्ड मेडल जीत के लाई है। वुमेन्स कबड्डी टीम की तो हमारे हिमाचल से ही जो था वो कैप्टन थी। अब पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इंडिया की मेंस की जो हॉकी टीम थी ना, इसके कैप्टन कौन थे, जो अभी टीम गई थी हमारी यहाँ पर, तो उसके कैप्टन कौन थे। इसके कैप्टन आपने ध्यान रखना है, हरमनप्रीत सिंह जो था इसके कैप्टन थे, ये आपने ध्यान रखना है। जापान को जो है वो यहाँ पर हराया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बनता है। अब हम पूरी की पूरी मेडल टैली की जो है वो बात कर लेते हैं, जो इंडिया की यहाँ पर पूरी की पूरी मेडल टैली जो है वो रही, किस तरह से इंडिया ने कितने मेडल जो था वो जीते। इंडिया ने जो था वो टोटल 107 मेडल जीते। 107 मेडल से जो था वो इंडिया का स्थान रहा चौथा स्थान इंडिया का रहता है। और इंडिया जो है वो कितने गोल्ड मेडल जीत कर लाता है, कितने सिल्वर मेडल जीत कर लाता है, कितने ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाता है। तो इंडिया आपने ध्यान रखना है कि इंडिया 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 41 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीत कर लाता है। फर्स्ट नंबर पर कौन सी कंट्री रहती है, फर्स्ट नंबर पर जो है चाइना रहती है। चाइना जो है वो टोटल 383 मेडल जीत कर लाती है। और दूसरे नंबर पर जापान रहती है, जापान 188 मेडल जीत कर लाती है। और
और तीसरे नंबर पर कोरिया रहती है, 190 मेडल जीत कर लाती है। ये तो सारे आसान क्वेश्चन हैं, पहले रिवाइज हो चुके हैं। कुछ नया जानते हैं। ये जो एशियन गेम्स थी ना, ये 2022 की थी। 2023 में जो था वो हुई, कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जो था ये पोस्टपोन हो गई थी। और आपने ध्यान रखना है 45 कंट्रीज ने जो था वो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। कितनी? 45 कंट्रीज ने जो था वो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और साथ में आपने ध्यान रखना है कि जब इंडिया यहाँ पर गया था ना, तो इंडिया के कौन से प्लेयर थे जो यहाँ पर फ्लैग बीरर थे, जिन्होंने फ्लैग, मतलब जब जाते हैं तो फ्लैग बीरर जो है वो होते हैं। तो फ्लैग बीरर आपने इंडिया की तरफ से ध्यान रखना है कि एशियन गेम्स में जो था वो हॉकी की जो कैप्टन थे हरमनप्रीत कौर वो थे, और बॉक्सर थी जिनका नाम था लोवनिना बोर्गोहेन। लोवनिना बोर्गोहेन जो है ये जो था वो क्या थी, ये 7 मैन के थी। तो ये आपने ध्यान रखने दोनों के नाम, और ये जो था वो फ्लैग बीरर थे, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये नए क्वेश्चंस आपने जान लिए। एशियन गेम्स के ना कम से कम मैंने 15, 20, 25 क्वेश्चन ना अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज में डिस्कस किए हैं। क्या हुआ इस तरह से कि अलाइड सीरीज में जो हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं ना, तो मैंने पूरी कोशिश की कि एक ही टेस्ट सीरीज में ना हम सारे एशियन गेम्स के करंट अफेयर्स को डाल दें, और कम से कम 20 क्वेश्चन जो था वो वैसे बन गए, और उन सभी को जो था वो मैंने एक ही टेस्ट सीरीज में कवर कर दिया ताकि हेल्प वहाँ से बच्चों को मिल जाए। और डेफिनेटली जिन्होंने टेस्ट सीरीज अलाइड की अवेल की है उनको वहाँ से हेल्प मिली होगी। अगर आपने भी अवेल करनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पीजीटी के साथ जो है वो अलाइड की टेस्ट सीरीज का लिंक भी दिया गया है। वो भी शेड्यूल्ड वे में जो है वो हमारी चली है। 2 दिन जो 4 टेस्ट हो चुके हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। अगले आने वाले टेस्ट का शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा। हमारी कोई भी टेस्ट सीरीज है, हम पूरे वाइड एंगल से ना कवर कर रहे हैं कि चीज़ों को कवर किया जाए ताकि कुछ भी आपका अनछुआ ना रह जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं 2023 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी वाज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि फिजियोलॉजी में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, परंतु दिया किसको गया है ये आपने ध्यान रखना है। अब 2023 का जो नोबेल प्राइज दिया गया है ना फिजियोलॉजी में, वो दिया गया है कैटलिन कैरिको को और ड्रू विशमैन को, इन दोनों को दिया गया है। तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी सही आंसर हो जाएगा। कैटलिन कैरिको को दिया गया है, ड्रू विशमैन को दिया गया है। इतना नाम आपने ध्यान रख लेना है। फिजियोलॉजी आप कंफ्यूज मत हो जाना, फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन, ये एक ही बात है। फिजियोलॉजी हुआ, मेडिसिन हुआ, एक ही बात है, लेकर कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में। अब देखो 2023 में इनको ये अवार्ड दिया गया ना, क्यों दिया गया? इनकी डिस्कवरीज के लिए इनको दिया गया। इन्होंने जब कोविड-19 चला था ना, तो इन्होंने mRNA वैक्सीन जो था वो बनाई थी। आपको पता है कोविड-19 एक ऐसी बीमारी जो था वो पूरे वर्ल्ड में आ गई थी जिसकी कोई दवाई ही नहीं थी। तो इन्होंने एक mRNA करके जो है वो वैक्सीन डेवलप की, जिसने कोविड-19 में जो था वो बहुत ज़्यादा हेल्प की, और वहीं से जो था वो कोविड-19 को मात मिल सकी। तो इनका नाम आपने ध्यान रखना, ड्रू विशमैन और कैटलिन कैरिको, ये दोनों ही जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों के नाम हो गए। मेडिसिन फिजियोलॉजी को लेकर आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर हम नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री जानते हैं ना, तो ये फर्स्ट प्राइज़ जो था वो दिया गया था 1901 में। ये फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, पीस में दिया जाता है, और इकोनॉमिक साइंस में दिया जाता है, यानी कि इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। तो ये कितनी फील्ड में दिया जाता है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है। 6 फील्ड में ये दिया जाता है। और कौन कौन सी, एक बार फिर से सुन लीजिए। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजियोलॉजी मेडिसिन हो गया, लिटरेचर हो गया, पीस हो गया, आपका इकोनॉमिक साइंस हो गया। यहाँ इन फील्ड्स में जो है ये दिया जाता है। और 1901 में जो था ये फर्स्ट अवार्ड जो था वो दिया गया था, ये भी ध्यान रखना है। तो आपने ये सारी चीज़ें यहाँ से जानी, इनके नाम आपने जान लिए, इतना काफ़ी है। अभी आप और भी चीज़ें पढ़ेंगे, परंतु इन नोबेल प्राइज़ को ना एक ही जगह नोट कर लेना ताकि एग्जाम में रिवाइज करने को हेल्प मिल जाए। आगे बोलते हैं 2023 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और यहाँ से पूछा ही जाएगा। तो 2023 की देखिए, बोलते हैं 2023 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वाज अवॉर्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 2023 में नोबेल प्राइज जो लिटरेचर में दिया गया वो किसको जो था वो दिया गया? लिटरेचर में ये अवार्ड जो था वो दिया गया जॉन फॉसे को। ऑप्शन बी जो है उसे आंसर जॉन फॉस को दिया गया ये अवार्ड। चलो ठीक है कि इनको दिया गया लिटरेचर में, क्या अकेले ही थे ये? तो इन अकेले ही थे, ये इन्हीं को दिया गया, अकेलों को ही। कौन सी कंट्री से ये संबंध रखते हैं? तो ये नॉर्वे के हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। नॉर्वे के जो है ये है। नॉर्वे की कैपिटल कहाँ पर है आप कमेंट करके बताएंगे। क्यों इनको ये अवार्ड जो था वो दिया गया? इनको ये अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। जो प्लेज होते हैं, प्रोज होते हैं, प्लेज और प्रोज में जो है वो इनका बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा है। उसी कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए जो था वो इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया। चलो मान लो कि एग्जामिनर ना बड़े ही खराब मूड में है, उसने पूछ लिया 2022 का ही पूछ लिया नोबेल जो लिटरेचर का अवार्ड है वो किसको दिया गया है। तो 2022 का भी आपने ध्यान रखना है, वो दिया गया है एनी इरेनॉक्स को। एनी इरेनॉक्स को जो है ये 2022 का दिया गया था। ये आपने नाम नोट कर लेना है, एनी इरेनॉक्स को दिया गया है, 2022 का दिया गया है। फ्रेंच ऑथर हैं ये भी आपने ध्यान रखना है। ये नॉर्वे के थे 2023 के, 2022 के एनी इरेनॉक्स था फ्रेंच की थी। पूछ लिया जाए ना तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा माइंड में होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन
वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन। तो बोलते हैं कि सीवी रमन की बात की जा रही है, बहुत बड़ा नाम देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि सर सीवी रमन थे ना, इनको दिया गया था फर्स्ट नोबेल प्राइज फिजिक्स में जो इंडिया से थे, ठीक है। तो बोलते हैं कौन से ईयरमैन को ये दिया गया था। ये तो हमने जान लिया था कि 1901 में ना ये नोबेल प्राइज स्टार्ट हो गया था, अवॉर्डेड करना स्टार्ट कर दिया था, परंतु इंडिया के संदर्भ में हम बात करें ना तो इंडिया में ये फिजिक्स में जब दिया गया तो ये 1930 का टाइम चल रहा था, 1930 थी, और 1930 में ये सीवी रमन को दिया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। अच्छा, तो क्या ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था? नहीं, ये फर्स्ट भी नहीं थे। फर्स्ट जो इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो था वो लिटरेचर में अवार्ड दिया गया था, और 1913 का टाइम था, 1913 का टाइम था जब ये दिया गया था। और उसके बाद 1913 के बाद 1930 में दूसरा अवार्ड दिया गया इंडिया को ये फिजिक्स में मिला, और सीवी रमन को जो था वो दिया गया था। लेटेस्ट वन हमें कब मिला है? तो लेटेस्ट वन हमें 2019 में जो है वो मिला है। 2019 में हमें ये अवार्ड जो था वो इकोनॉमिक्स में मिला था। अभिजीत बनर्जी को जो था ये अवार्ड दिया गया था इंडिया से। तो अभिजीत बनर्जी का नाम ध्यान रखना है, 2019 ये नाम ज़रूर पता होना चाहिए, ईयर पता होना चाहिए ना कि 2019 में दिया गया था। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये बातें हमने क्लियर कर ली अपनी, और डेफिनेटली आपकी हेल्प भी है, अब करेंगे एग्जाम में। ये वही लिखा गया है कि 1930 में सीवी रमन जी को दिया गया था, फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स थे ये, इनको फिजिक्स में दिया गया था पहला, ये आपने ध्यान रखना है। वैसे पहला रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, रिसेंटली नालाबन आइलैंड बर्ड सेंचुरी इज इन न्यूज, इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि यहाँ पर कौन सी लेक में जो है ये नालाबन द्वीप जो है वो स्थित है, ये चर्चा में था अभी, चिल्का लेक में जो है ये स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। चर्चा में तो ये आती ही रहती है, परंतु आपने क्या ध्यान रखना है कि ये चिल्का लेक में स्थित है। स्टेट कौन सा है? उड़ीसा में जो है ये स्थित है। चिल्का लेक कहाँ पर है? उड़ीसा में ही तो चिल्का लेक स्थित है। यहाँ से इतना क्वेश्चन ठीक है, इतना ही ध्यान रखेंगे। आगे बोलते हैं कि इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, अभी मनाया गया 8 अक्टूबर को जो है ये मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब चलो ठीक है कि 8 अक्टूबर को जो है ये मनाया जाता है। हमारे पास इंडियन आर्मी भी है, क्या हमारे पास इंडियन आर्मी का भी डे मनाया जाता है? तो इंडियन आर्मी डे जो है वो कब मनाया जाता है? वो जनवरी महीने में मनाया जाता है, और जनवरी 15 को जो है वो मनाया जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और हमारे पास इंडियन नेवी भी है, तो क्या इंडियन नेवी का डे भी जो है वो मनाया जाता है? तो आपने ध्यान रखना है कि इंडियन नेवी डे भी मनाया जाता है, और वो दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, वो 4 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इन तीनों के इंपॉर्टेंट डेज आपको पता चल गए। प्रेजेंट टाइम में इंडियन नेवी के चीफ कौन है? तो इंडियन नेवी के जो चीफ हैं उनका नाम आपने ध्यान रखना है, उनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार, उनका नाम आपने ध्यान रख लिया। अगर आपसे पूछ ले जाए, चलो पूछ लिया गया आपसे कि इंडियन आर्मी के चीफ जो है वो कौन है, मैंने पहले भी तो बताए हैं आपको, लास्ट एडिशन में ही ये शायद, तो मनोज पांडे जो है वो इंडियन आर्मी के चीफ है। अगर हम इंडियन आर्मी के बाद बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स के जो है वो चीफ कौन है? वो है वी.आर. चौधरी, वो आपने ध्यान रखना है। प्रेजेंट टाइम में सीडीएस कौन है? ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि प्रेजेंट टाइम में सीडीएस कौन है। सीडीएस का पूरा नाम क्या है ये मैं बता देता हूँ। सीडीएस का पूरा नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले जो था वो कौन थे? पहले थे बिपिन रावत। बिपिन रावत जो था वो फर्स्ट सीडीएस थे, और इनका जो एक एरोप्लेन था वो क्रैश हो गया था, एयरक्राफ्ट थे क्रैश हो गया था, उसमें इनका देहांत हो गया था। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल बी दी पार्टनर कंट्री ऑफ इंडिया इन 2023 वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट। तो वर्ल्ड फूड इवेंट जो हो रहा है इंडिया में होगा 2023 का, और इंडिया के इसमें पार्टनर कंट्री जो है वो कौन सी है? तो नीदरलैंड जो है वो इंडिया की पार्टनर कंट्री जो है वो यहाँ पर बनी है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पार्टनर कंट्री इज नॉट एनफ, आपने यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि पार्टनर कंट्री के अलावा कुछ हमने फोकस कंट्रीज भी रखी हैं। तो फोकस कंट्री जो है वो जापान और वियतनाम जो है वो बनी है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट जो है वो 2023 का न्यू दिल्ली में होगा, और इसमें जो है नीदरलैंड जो है वो क्या है? हमारी पार्टनर कंट्री है, और जापान और वियतनाम जो है वो क्या है? ये फोकस कंट्रीज हैं। तो ये भी आपने सारी चीज़ें नोट करनी है। अगला फूड डे से ही इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। बोलते हैं वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, या फिर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड फूड डे जो है वो कब मनाया जाता है? देखो वर्ल्ड फूड डे की हम बात करें तो ये अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, और अक्टूबर 16 को जो है ये मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। चलो ठीक है, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि FAO की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने कहाँ पर पढ़े हैं? उत्तीर्ण सीरीज में आपने पढ़ रखे हैं, तब आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आसान है। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनाइटेड नेशन की ही ये बॉडी है, और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी, और
तभी जो है वो ये मनाया जाता है, इसी को कमेमोरेट करने के लिए, याद करने के लिए ये। और एग्जैक्टली इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1945 में जो था वो हुई थी, FAO की, ये ध्यान रखें। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इटली, रोम में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। परंतु वर्ल्ड फूड डे की थीम आपको मुश्किल से ध्यान रही होगी। थीम क्या थी 2023 में? ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थीम थी इसकी वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। ये इसकी थीम थी, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। ये इसकी थीम थी 2023 के लिए। तो थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वही तो हमने डिस्कस की थी, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग निकाली गई 2023 में, इसमें इंडिया का क्या स्थान रहा। ये क्वेश्चन हमने लास्ट जो एडिशन थी हमारी अभ्यास सीरीज की ना, उसमें हमने डिस्कस किया था। सितंबर महीने का क्वेश्चन है। चलो ये भी मैं बता देता हूँ, आपने कमेंट करके सिर्फ इसका आंसर बताना है कि इंडिया का क्या रैंक रहा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में। देखो मैं एक बार फिर से कह देता हूँ कि चीज़ों को हम इतनी बार रिवाइज करेंगे ना, इतनी बार रिवाइज करेंगे कि पीजीटी तो क्या, आप कोई भी पेपर देंगे ना, आपको ये लगेगा कि चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। और कंटिन्यू अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना, तो चीज़ें लास्ट तक आते आते, जब तक आपका एग्जाम आएगा ना, आप पूरी तरह से जो है चीज़ों को समझ चुके होंगे और याद आपको हो जाएंगी। और बाकी तो खुद से आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, वो तो हमेशा करनी ही पड़ेगी। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी, PDF जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।